गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे आज हम। और आप लोग इसको एक बार रफ नोटबुक में लिखना और उसके बाद समझ के फिर फेयर नोटबुक में करना। आप डायरेक्ट रफ फेयर नोटबुक में मत करना, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आपके पास किसी के पास बुक हो तो ये डेरिवेशन हर बुक ने अपनी अपनी लैंग्वेज से दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहां से जैसे मन करे समझो, और टर्मिनोलॉजी आप कहीं से भी उठा के कैसे भी करो, रिजल्ट हमारा, आंसर हमारा सही होना चाहिए। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th सीबीएसई एचबीएसई सभी के लिए। और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। आज मैंने लिखा नहीं हुआ है, तो सभी बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फितूर था वहां से वापस आ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, इससे पहले हमने जो पढ़ा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन थी कि ये ले लो भाई, ए ए प्लस बी बी, और ये दे रही थी सी सी प्लस डी डी। ये क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सारे। ये कोई एक जनरल रिएक्शन है। इसके लिए अगर हमें मान लो रेट लिखना हो, अगर इस टाइप की रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे भाई? ये रिएक्टेंट साइड है हमारी और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम रेट लिखते थे, रेट इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट था डिक्रीज हो रहा था तो क्या करते थे, माइनस डी आर बाई डी टी, और इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। यही तो रेट लिखते थे भैया हम। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये टाइम का कंसंट्रेशन का रेट का एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा है। जो रेट लो हम लिखते हैं, इसने क्या किया है कि टाइम का, कंसंट्रेशन का और हमारी जो रेट है उनके बीच एक रिलेशन दिया है कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करें कि रेट है वो कंसंट्रेशन और टाइम का रेशियो होगा। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस में होगा क्योंकि वो डिक्रीज होता है, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस में होगा क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा ड्यूरिंग द रिएक्शन इंक्रीज होता है या कॉन्स्टेंट रहता है, घटता कभी नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। तो देखो, इस वाले रिलेशन में एक दिक्कत थी। अगर आपसे पूछे कोई एक एट पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, बताओ भाई कंसंट्रेशन क्या होगी? बता सकते हो? नहीं बता सकते। कह देगा कंसंट्रेशन इतने टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन है, रेट बताओ। क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस दिखा रही है हमें, जो कुछ भी डेटा दिखा रही है, जो रेट हमने लिखा है, रेट लिखा है, ये केवल इंस्टेंटेनियस उसके लिए दिखा रहा है कि भाई एट ए पर्टिकुलर टाइम। नोट की मान लो एक जो हमने बताया था कि स्लोप निकालते हैं हम, अगर हम किसी रेंज की निकालेंगे भाई इतने सेकंड से इतने सेकंड का बताओ, या एक की निकाल ली दूसरे की निकालनी है, तो मतलब इस वाली रिएक्शन की जो मेथड है, इस वाले मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज स्केल के ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। कि मान लो ये डी, देखो अगर मैथ्स आपने पढ़ी होगी, अगर मैथ्स में मैं इसको थोड़ा सा इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका हुआ होगा अब तक। डिफरेंशिएशन होता है एक छोटे चीज के लिए, कि कोई स्मॉल चेंज के लिए आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो आप डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन अगर कुछ लार्ज चेंज के लिए कुछ करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। इस डिफरेंशिएशन का अपोजिट है इंटीग्रेट करना। तो इस वाले की जो डिसएडवांटेज थी वो ये थी कि यहाँ से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, कि कंसंट्रेशन को एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि इस टाइम पे इतनी होगी, इस पे इतनी होगी। हर एक टाइम के लिए कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, या हमें कोई कंसंट्रेशन और टाइम का कोई इक्वेशन नहीं मिल रही थी। ये तो है कि dt है कि भाई इस टाइम पे इतना चेंज के लिए आ गया। भाई dt का मतलब क्या है कि मान लो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 9 सेकेंड, तो डेल t क्या होगा, dt होगा 3 सेकेंड। तो ये dt के लिए तो निकाल लिया। वो कह रहा है कि पर्टिकुलर टाइम 6 सेकेंड के लिए बताओ, नहीं बता पाओगे। तो ये कहानी थी। अब इसको कैसे मूव किया जाए, ओवररूल किया जाए, इसको ओवरकम किया जाए, तो उसके लिए आया हमारे पास एक नया मेथड। क्या मेथड आया वो? इंटीग्रेटेड लॉ। क्या मेथड आया? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है
हमने अब तक क्या पढ़ा है, अभी यहीं से शुरू हुआ है। जो इससे पहले बताया वो आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इसलिए बताया कि हमने पहले पढ़ा वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, अब हमें पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वहां से हम कंसंट्रेशन को एट पर्टिकुलर टाइम पे नहीं निकाल पा रहे थे, कोई इक्वेशन नहीं थी कंसंट्रेशन और टाइम की, वो केवल एक छोटा सा डी एक्स बाई डी टी एक पर्टिकुलर उसके लिए था। लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड में क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन से हम ग्राफ बना सकते हैं, और पर्टिकुलर मान लो कोई भी ग्राफ बनेगा, जब आज जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो ये वाला मेथड हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस देगा किसी भी रिएक्शन की, अगर ऑर्डर वगैरह हमें चाहिए। लेकिन वहां पे हम केवल कुछ चीजें जान पा रहे थे जो कि यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगी, और यहाँ पे हम एक अच्छे से रिएक्शन को उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से या उसके डेटाबेस से आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने ऑर्डर पढ़े हैं रिएक्शन के, कि रिएक्शन के ऑर्डर पढ़े हैं कि भाई जीरो ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, तीन ऑर्डर पढ़ने हैं हमें, जिसमें जीरो और फर्स्ट तक पढ़ना, सेकंड की यूनिट्स पढ़नी है आपने, थर्ड ऑर्डर पे नहीं जाना है। तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए। यहां से आपके डेरिवेशन शुरू होता है, आपको लिखना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नंबर 1 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी आपकी आज की। यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू करें, इससे पहले अगर आपने नहीं बनाया, नहीं लिखे हैं, इसलिए मैंने कहा आज का लेक्चर आप रफ नोटबुक से शुरू कीजिएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या समझते हो आप? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक बार याद करो कि क्या होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है बिल्कुल भी, इस तरह से कि जिसका रेट हम जीरो ऑर्डर कैसे तो लिख सकते हैं कि के, और मान लो ये हमारा है और इसकी पावर जीरो। भाई ऑर्डर क्या था कि जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर कि कितना उस पर डिपेंड कर रही है, 1 है 2 है, उनको ऐड करने से ही तो ऑर्डर आएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे इसकी पावर जीरो होगी, और इसका मतलब क्या है के, बस कि जो हमारा रेट होगा वो केवल रेट कांस्टेंट के पे ही डिपेंड करेगा, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करके डेंसिटी इंटेंसिटी है जो अदर फिजिकल जो भी हमारे उसकी होती है करेक्टरिस्टिक्स, उन पे डिपेंड करेगा, ना कि कंसंट्रेशन पे। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है ये। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पढ़ना है क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मान लो ये है कोई ए, ये यहां से जाना है बी बना रहा है, ठीक है भाई। यहां लिख लो टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। भाई टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली भाई ए है, ठीक है भाई, इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली ए। यहाँ क्या है, जब जीरो है मतलब जब कुछ रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो यहाँ क्या कंसंट्रेशन है, यहाँ जीरो हुई। अब देखो टाइम टी टाइम पे, मतलब कोई भी टाइम टी आर्बिट्रेरी टाइम है, 5 सेकंड 10 सेकंड 50 सेकंड 2 साल 5 साल 10 साल, ये कितना हो जाएगा, ये क्या होता है रिएक्टेंट डिक्रीज होता है हमेशा, तो इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा। मान लो ए माइनस एक्स, एक्स अमाउंट इसमें से डिक्रीज हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, इतना से यहाँ घटेगा उतना यहाँ बढ़ेगा। तो ये क्या, इधर क्या हो जाएगा, ये x, भाई यहाँ x घट रहा है टी टाइम में, तो यहाँ x बढ़ेगा, सीधी सी बात है। या तो रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट से कुछ जा रहा है तो प्रोडक्ट बना रहा है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन ऑफ ए में से x अमाउंट घट गया जो कि प्रोडक्ट बन गया। ये कहानी होगी हमारी सारी। अब लिखो इसको, कैसे लिखोगे, इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, तो रेट क्या होता है dx बाय dt, रेट लिख दो कि रेट इज इक्वल टू dx बाय dt, लिख दिया, रेट इज इक्वल टू dx बाय dt। तो dx बाय dt क्या होगा, ये देखो k और a की पावर जीरो a नॉट की, तो क्या हो जाएगा, ये है ना इधर t टाइम t इज इक्वल टू t पे k a माइनस x और उसकी पावर जीरो, ठीक है भाई। अब ये जीरो पावर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। ये चीजें मेरे ख्याल में सभी को क्लियर होगी, सभी को बहुत अच्छे से विजिबल है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, dx इज इक्वल टू के डी टी, dx इज इक्वल टू के डी टी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन।
देखो एक बार फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इस टाइप की dx by dt में पढ़ रहे थे, वहां हम किसी भी कंसंट्रेशन और टाइम का कोई इक्वेशन नहीं आई थी, ना कोई हम ग्राफ बना पा रहे थे, सिंगल सिंगल वैल्यू आ रही थी आंसर में, तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि लार्ज चेंज के लिए पढ़ेंगे हम उसको, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और वहां से हम इक्वेशन बनाएंगे कंसंट्रेशन और टाइम की, तो उसके लिए उन्होंने अडॉप्ट किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने शुरू किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसपे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता रेट पे, रेट उनसे इंडिपेंडेंट होता है, जीरो ऑर्डर का होता है। जैसे कि हमने बताया कि ए की पावर जीरो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो पावर जीरो, तो मतलब रेट केवल रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि लाइट, इंसिडेंट लाइट या फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन को छोड़ के। तो उसके लिए अब हमने रिएक्शन सेटअप किया कि मान लो ए से बी जा रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। टाइम टी जब जीरो है, जब कोई शुरू ही नहीं हुई रिएक्शन, तो इसकी कंसंट्रेशन ए है, इसकी कंसंट्रेशन जीरो है। लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो गई तो कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम है टी, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, मतलब कोई भी टाइम टी ले लिया, उसमें ये जो रिएक्टेंट साइड है इससे एक्स अमाउंट घट गया, एक्स वाई जेड आप जो भी लिखना चाहोगे कांस्टेंट लिख लो, ये घट गया। तो सीधी सी बात है, ये घट गया, ये कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्ट में जाएगा। सीधी सी बात है, जितना घटेगा उतना बढ़ेगा इधर। तो ये हमारी रिएक्शन का सेटअप हो गया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। अब देखो, अब हमने इसके लिए डेरिवेशन बनाना है इंटीग्रेशन की फॉर्म में। हमें पता है रेट क्या होता है, dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो dx by dt किसके लिए है, ये किसके लिए, रेट, x क्या है, प्रोडक्ट, dx by dt x हो गया हमारा। अब इसको अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिखें तो यहाँ रेट क्या होता है, k, रिएक्टेंट की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। तो हमने यहाँ रेट के लिए इनकी दोनों फॉर्मेट को इक्वेट कर दिया, dx by dt ये प्रोडक्ट के लिए बड़ा है, ये रेट होता है k की पावर जो भी उसका पावर ऑर्डर है, तो ऑर्डर जीरो है। तो यहाँ पे इधर हमने रिएक्टेंट के लिए लिखा ये, और ये लिखा हमने प्रोडक्ट के लिए। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, अब इसकी पावर जीरो का मतलब वन, तो dx by dt की वैल्यू आ गई k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx आ गया हमारा k dt। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब dx by dt इज इक्वल टू k, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन। क्या बनाए, तो इंटीग्रेट करता है तो आपको क्या करना, कोई भी इंटीग्रेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ, dx by dt, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x, d by dt को इंटीग्रेशन काट देता है और प्लस में कोई कांस्टेंट c या फिर i लिख देते हैं, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ये होती है इंटीग्रेशन, जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जब dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x, k dt का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास k तो ये कांस्टेंट है। अब dt का करेंगे तो आएगा t, कांस्टेंट तो सेम, dx का इंटीग्रेशन किया था x, k कांस्टेंट सेम, और dt का किया तो t, और प्लस में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मान लो i लगा लो cr। अब ये एक इक्वेशन आ गई, देखो इसमें किस किस के बीच में रिलेशन है हमारे पास इसके बीच में रिलेशन है कि ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कितना बना, ये रेट कांस्टेंट और ये टाइम, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, इसको दे दो इक्वेशन नंबर दो। ये आई से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको दे दो सी, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के टी प्लस सी। अब देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये एक जनरल हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कंसंट्रेशन इस तरह से इससे रिलेट करती है। अब कह रहा है टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी उस टाइम पे देखो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये कितनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी थी, बताओ भाई। x जीरो होगा, जब टाइम t यहाँ पे जीरो था तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कितनी थी, जीरो, x की वैल्यू जीरो, यहाँ पे था ही नहीं कुछ x, और t की वैल्यू भी जीरो है। जब x और t दोनों की जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू जीरो। बाई टाइम t जब जीरो होगा तो x यहाँ पे है ही नहीं, तो x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, यहाँ पे t खुद जीरो है तो k के साथ t जीरो पुट कर दिए भी जीरो, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c भी जीरो आ जाएगी, जीरो जीरो जीरो। तो यहां से वैल्यू आई हमारे पास c की पावर, c की वैल्यू आई जीरो, हो जाएगा क्लियर। अब देखो आगे क्या करोगे,
तो जब c की वैल्यू 0 है, यहां से c की वैल्यू 0 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में। भाई c की वैल्यू 0 को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू के टी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, और k इज इक्वल टू एक्स बाय टी, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई, k इज इक्वल टू एक्स बाय टी। आपको ये करना है। अब इसको आप किस तरह से कर सकते हो, दूसरा तरीका होगा आपका कि जो हमारा x है, x क्या है, देखो एक बार x को ढंग से ध्यान से। ठीक है भाई, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी आ गया आपको। अब देखो यहां से इसको थोड़ा रब करता हूँ, ढंग से समझ लेना, आपको सभी में यही मेथड अप्लाई करना है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू टी होगा। हमारे पास आया k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई x बाय टी, या फिर हम कहें कि आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी x बाय के, यही तो है, ये दो रिलेशन है। अब यहां आपको देखना x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, भाई कितना है, अमाउंट लिख लो, x यही तो है, जो रिएक्शन थी हमारी उसमें x हो ही तो था। अब देखो अगर यहाँ पे a है और a से b जा रहा था, मान लो इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन थी a नॉट, और बाद में बच गई इसकी कंसंट्रेशन a, पहले a नॉट थी, बाद में बच यहां बना a, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x कितना होगा कि a नॉट में से a को घटा दो, कि जो टोटल था उसमें से a घटा दो, a नॉट माइनस a, कि फाइनल जो हमारा x होगा चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा, कि फाइनल नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल, टोटल था उसमें से उसको घटा दो, ये तो होगा x की वैल्यू, कि a नॉट में से a को घटा दो, कि जितना बना है वो घटा दो, जितना है वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी जगह अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a और डिवाइडेड बाय t, ये हमारे पास आ गया रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर t निकालना हो तो यहाँ पे किया जाएगा, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट हो गया ये। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, तो यूनिट्स के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया था, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और पर सेकंड। तो यहाँ तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर, टाइम है तो सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगी हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो यहाँ पे इस पूरे डेरिवेशन में आपको जो भी मैंने स्टेप्स बताए एक बार रफ नोटबुक में आप जैसे ही लिखोगे, आपको ये सारी बहुत बड़ा लग रहा है, 4 लाइंस का डेरिवेशन है, ये मैंने पहला डेरिवेशन इसलिए समझाया, आगे की जो फर्स्ट ऑर्डर की हम करेंगे तुरंत 4 लाइनों में करेंगे। आप एक बार रफ नोटबुक में कीजिएगा, उसके बाद आप इसको फेयर में केवल 4 लाइंस में करना है, यूनिट्स लिखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या होगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़े से ग्राफ की, ग्राफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ते हैं, आप इस यूनिट में हाफ लाइफ नाम की एक चीज पढ़ोगे, हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ का हिंदी में क्या मतलब है, आधी जिंदगी। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है कंप्लीट, तो एक तो हम उसके 100% कंप्लीशन नहीं बता सकते, 99.9% तक बता सकते हैं, 100% कोई रिएक्शन कंप्लीशन हम नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन कितने टाइम में आधी रिएक्शन हो जाएगी, 50% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाफ लाइफ निकालेंगे, तो मतलब फुल लाइफ में जब हम एक रिएक्शन कह रहे हैं 99.9% कंप्लीट हो गई, तो ये ए बन रही है ना, ए नोट से ए बन रही है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जब वो रिएक्शन हाफ पूरी होगी तो क्या बनेगा भाई, ये ए जो है ये आधा बनेगा, ये कितना बनेगा, इसका जो रिएक्टेंट है इसका आधा कन्वर्ट होगा, तो हाफ लाइफ पे प्रोडक्ट होगा हमारा जो भी रिएक्टेंट है उसका हाफ। समझ में आया, ये क्या था कि रिएक्शन जब कंप्लीशन हमने कह दिया, रिएक्शन खत्म हो गई, तो ए नॉट ए में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब हम कह रहे हैं हाफ लाइफ निकालनी है, कि जो ये टी है ये टी हाफ निकालनी है हमें, कि आधे टाइम में कितनी होगी या कितने टाइम में आधी होगी, किसी भी तरह से कह लो। तो उसके लिए मतलब क्या कह रहा है कि ये जो रिएक्टेंट ये आधा कब कंज्यूम होगा, आधे का मतलब ए नॉट बाई टू, ये कब कंज्यूम होगा, तो इस वाले फॉर्मूले में इसको कर दो पुट, यहां से टी निकालना है ना, टी हाफ
इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 और डिवाइडेड बाय टी, यही तो बना भाई। इस ए की जगह ए नॉट बाय 2 रख दो, हाफ लाइफ में यहाँ टी हाफ हो गया। इसको करो सोल्व करोगे तो इसको क्या आएगा आपके पास, जैसे इसको सोल्व करोगे भाई आए, ये समझ में आया नहीं आया आप सभी के, ये के है यहाँ पे के, इसको ऐसे लिख लो 1/k लिख लो, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ए नॉट बाय 2k, ए नॉट बाय 2k। तो ये जो आ गई हमारी हाफ लाइफ, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए नॉट बाय 2k। देखो t कितना था, x बाय टी, मतलब t कितना था, इसको इधर ले आओ, ए नॉट माइनस ए बाय के, और t हाफ कितना हुआ, ए नॉट बाय 2k। ये दोनों डेरिवेशन आपको याद होनी चाहिए। रिजल्ट आपसे पूछ ले कोई हाफ लाइफ ऑफ a reaction in which rate constant is given that and initial concentration of the reactant is given that, t आप निकालो, सीधा ऐसे पुट करके आंसर निकालना है। आपसे पूछ ले कोई कि what will be the initial concentration of a reactant when final concentration is this and rate constant is this, टाइम निकालो, वैल्यू पुट करो, निकालो। तो ये रिजल्ट, ये वाला ये सब आपको याद होना चाहिए। तो हाफ लाइफ पढ़ ली हमने, और जीरो ऑर्डर के लिए हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया, के की वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑर्डर के लिए टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगी। अब हमने पढ़ने हैं कुछ ग्राफ्स। देखो एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, सभी को आता होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c कांस्टेंट होता है, ये x कोऑर्डिनेट का आगे कोफिशिएंट, ये y कोऑर्डिनेट। तो जो y होता है वो ऐसे m को बोलते हैं, स्लोप बोल देते हैं ना, y बाय x। तो जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती नहीं है, आप सभी को पता है। तो इसके लिए जब हम ग्राफ्स बनाएंगे तो ग्राफ्स कैसे बनाएंगे, देखो कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लेना, ठीक है भाई। तो पहले इधर लिख लो, मान लो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पढ़ेंगे, ये टाइम है, ठीक है भाई। कंसंट्रेशन और टाइम का जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ना हमें। अब कंसंट्रेशन को हमने किस तरीके से पढ़ा है बताओ, कंसंट्रेशन को हमने किस में पढ़ा है, देखो कंसंट्रेशन हमने पढ़ा है ए की टर्म में पढ़ा है उसको, कि ए कितना है, और टाइम कितना पढ़ा है हमने, टाइम पढ़ा है हमने टी के लिए। तो देखो इस ग्राफ में कैसे बनेगा, देखो बच्चों एक नंबर में ग्राफ आते हैं, हमने ग्राफ पढ़े हैं ना। तो 3 ग्राफ हमारे मेन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई में कुछ ग्राफ और आते हैं वो लास्ट में हम पढ़ेंगे। एक तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, एक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और एक टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए है हमारी फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये इधर इस पर साइड पे कंसंट्रेशन है, जो यहाँ पे मान लो इनिशियल थी, तो क्या होगा बताओ, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब ये ग्राफ बना लिया, हमारे पास डाटा गया। अब हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसंट्रेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। यहाँ निकाल लो भाई, इस पॉइंट पे आ गई, इस पे आ गई, इस पे आ गई, कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में पॉसिबल नहीं था। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए ये आएगा डिक्रीज वाला, ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो वेरी गुड। आगे देखो रेट और कंसंट्रेशन। अभी तो रेट हमने लिखा था dx बाय dt इज इक्वल टू के ए की पावर 0। अब ए की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो क्या ये किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो रेट हमारा जो भी होगा स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट वही रहेगा। कंसंट्रेशन चाहे बेशक बढ़ती जाए, वो रेट वही रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ के लिए बताओ, टी हाफ के लिए, टी हाफ के लिए क्या हो रहा है, हमारे पास टी हाफ का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था टी हाफ का, देखो 2k क्या था टी हाफ का फॉर्मूला, कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय
2k, ए नोट बाय 2k। टी हाफ ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो ये डायरेक्टली ऊपर है ना, डायरेक्ट रिलेशन है, ये कांस्टेंट आ गया तो ये क्या जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप निकाल सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर टी हाफ। तो ये तीन ग्राफ पढ़ने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर में या कोई भी रिएक्शन हो कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है। रेट इसका स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, और टी हाफ इसका डायरेक्टली होगा, ये टी हाफ का फॉर्मूला है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये याद रख लेना आप। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी हाफ जीरो ऑर्डर का किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स हमने पढ़ लिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ लिए हैं कि वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारी चीजें हमने की है। ये ग्राफ्स आपने y इक्वल टू mx प्लस c से बनाए हैं। m यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस के, स्लोप आएगा माइनस के। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा दूसरे वाले में, बताओ माइनस के क्यों आया भाई, वो जो हमने डेरिवेशन किया, अगर आप वहां पे dx बाई डी टी माइनस के डी टी करके करोगे तो भी लास्ट में रिजल्ट हो ही आएगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। हमने वो नेगेटिव के चक्कर को छोड़ के सीधा कर लिया, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसका जो स्लोप आएगा वो माइनस के आएगा, और इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप आएगा 1/2k। तो ये चीजें आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से आपकी खत्म हुई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो भी हमारा बचा हुआ है, क्या बचा, हाफ लाइफ बचा हुआ है, रेडियो एक्टिव डीके बचा हुआ है, और जो भी हिस्सा बचा हुआ कोलिजन थ्योरी, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टेक्निकल एरर के कारण आज सुबह नहीं दे पाए, और शायद ये कुछ दिन और समस्या चलेगी। आपको जो लेक्चर वो इवनिंग में मिलेंगे, और आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोशिश कीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सकें, मिल सकें। तो आपको आपका ड्यूटी बता रखी है, आपको क्या करना है, जितना हो सके करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।